हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज फिर से हम बात करने वाले हैं फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के चैप्टर नंबर 15 के, जिसमें हमें बात करना है इंट्रोडक्शन टू बीसीएस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। व्हाट इज बीसीएस? बायो फार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमें क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में बात करना है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट के बारे में बात करना है, शेड्यूल के बारे में बात करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा। और एज यूजुअल इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो आज जो हमें बात करनी है वो करनी है बीसीएस यानी कि बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। एएनडीए क्या है? एब्रिविएटिव न्यू ड्रग एप्लीकेशन। एनडीए है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, न्यू ड्रग डेवलपमेंट। शेड्यूल वाई के बारे में बात करनी है, ब्रांड और जेनरिक के बारे में बात करनी है, ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना है, और पेटेंट लॉ के बारे में बात करना है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बात करना है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशंस के बारे में बात करना है। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं बीसीएस सिस्टम से। तो सबसे पहले हमें बात करनी है बीसीएस सिस्टम के इंट्रोडक्शन की। अब बीसीएस की मैं आपको फुल फॉर्म बता चुकी हूँ, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फार्मास्यूटिक्स की बात हुई है तो डेफिनेटली ड्रग्स प्रोडक्ट की बात इसमें हुई है। तो ये क्या है? ये एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है। ठीक है, साइंटिफिक फ्रेमवर्क क्यों बोला गया? क्योंकि ये क्या करता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर बेस्ड रहता है। यानी कि कोई भी ड्रग प्रोडक्ट ह्यूमन बॉडी के ऊपर बेस्ड रहता है, उसका बिहेवियर, ठीक है, उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज उसके ऊपर बेस्ड रहती है। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें देखना है कि जो भी हमारे ड्रग प्रोडक्ट है वो हमारे ह्यूमन बॉडी पे क्या केमिकल इफेक्ट करेंगे, क्या उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली है, किस टाइप से वो बिहेव करेगी अंदर जाके बॉडी में। ठीक है, तो जो बीसीएस सिस्टम है उसको 4 टाइप से कैटेगराइज किया गया है, या फिर आप क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, जो किसके ऊपर बेस्ड है? सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेस्ड है और परमेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी, कुछ इस कैटेगरी में ऐसी मेडिसिन होंगी जो कम सॉल्युबल होंगी, कुछ इजी तरीके से सॉल्युबल, हाईली सॉल्युबल हो जाएंगी, कुछ पुअरली परमेबल होंगी, या कुछ हाईली परमेबिलिटी होगी। अब परमेबिलिटी क्या होता है? तो जो हाई परमेबिलिटी मटेरियल होता है उसमें क्या होता है, जो फ्लूइड होता है, चाहे वो गैस है या फिर लिक्विड है, तो वो इजी तरीके से फ्लो कर जाता है। तो जो हमारे परमेबिलिटी होते हैं ये मेनली हमारा पोरस मटेरियल होता है। ठीक है, जो एबिलिटी शो करता है किसी भी फ्लूइड की, क्या एबिलिटी है, चाहे वो गैस फ्लूइड है या फिर चाहे वो लिक्विड है, तो उनका एबिलिटी बताएगी कि वो किस मतलब वो जो फ्लूइड है वो किस फ्लो में आपका फ्लो करेगा, किस रेंज में वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये इंडिकेट करता है। तो परमेबिलिटी मतलब कि कोई भी फ्लूइड किस रेंज में फ्लो करता है। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई हाई परमेबिलिटी मटेरियल के साथ हम किसी भी फ्लूइड को इजी तरीके से फ्लो करा सकते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू हाईली परमेबल, जो लो परमेबल हमारे मटेरियल होते हैं, उसमें हम इतना इजी तरीके से किसी भी मटेरियल को या किसी भी फ्लूइड को हम फ्लो नहीं करा सकते। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अगर आपका मटेरियल हाई परमेबल होगा तो आप फ्लूइड को इजी तरीके से फ्लो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपका डिफरेंस था। अब आता है बीसीएस क्लास फर्स्ट ड्रग में वो ड्रग होती हैं जिसमें हाईली सॉल्युबल होती है वो ड्रग और हाईली परमेबल होंगी। अब सॉल्युबल मतलब यानी कि वो जीआईटी ट्रैक में इजी तरीके से क्या हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद इजी तरीके से ही वो ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो कैफीन और आइबुप्रोफेन यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो। सेकेंड क्लास की अगर मैं बात करूँ तो ये पुअरली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि सॉल्युबल होने में इनको डिफिकल्टी होगी, और हाईली परमेबल होते हैं। ठीक है, तो दीज ड्रग में हैव डिफिकल्टी डिजोल्विंग इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में इनको डिजोल्व होने में डिफिकल्टी होती है। बट अगर एक बार ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दे कैन पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इजिली, तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो जाते हैं इजी तरीके से। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो कीटोकोनाजोल और डेनाजोल। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास आता है वो ड्रग्स आती हैं जो हाईली सॉल्युबल होती हैं बट पुअरली परमेबल होते हैं, यानी कि ये इजी तरीके से डिजोल्व हो जाएंगे जीआईटी ट्रैक में, बट ये क्या करेंगे, डिफिकल्टी पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को पास करने में इनको कहीं ना कहीं डिफिकल्टी होगी। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो एटिनोलोल।
उसके बाद क्लास 4 आती है। तो क्लास 4 में वो मेडिसिन या वो ड्रग्स आती हैं जो पुअरली सॉल्युबल होती हैं और पुअरली ही परमेबल होती हैं, यानी कि इनको डिसॉल्व होने में भी जीआईटी ट्रैक में डिसॉल्व होने में भी डिफिकल्टी होगी, और उसके बाद पासिंग थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू भी ये पास होंगे, वो भी धीरे धीरे होंगी। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो इसमें हमारा एग्जाम्पल आता है ग्रिस्नोफुल्विन और डाइजिपाम। अब जितना भी मैंने आपको समझाया यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप अपने पेपर में भी एग्जाम में भी बना सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन करता है एज कम्पेयर टू वर्डिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था बेस्ड ऑन द सॉलिबिलिटी एंड परमेबिलिटी। तो क्लास फर्स्ट में हमारा क्या होता था, हाई सॉलिबिलिटी होती थी, हाई परमेबिलिटी होती थी। इसका मतलब कि वो जीआईटी ट्रैक में अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा, इजी तरीके से सॉल्युबल हो जाएगा, और उसके बाद वो फिर हमारे सेल मेम्ब्रेन को भी इजी तरीके से क्रॉस कर लेगा। सेकेंड क्लास में हमारे पास होता था लो सॉल्युबिलिटी हाई परमेबिलिटी, यानी कि डिसॉल्व होने में जीआईटी ट्रैक में उसको सॉल्युबल होने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन अगर वो एक बार डिसॉल्व हो जाएगा तो वो इजी तरीके से अपना सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता था क्लास थर्ड। तो क्लास थर्ड में हाई सॉल्युबिलिटी यानी कि इजी तरीके से जीआईटी में सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन लो परमेबिलिटी। तो लो परमेबिलिटी मतलब उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी आएगी। उसके बाद क्लास फोर्थ में क्या होता था, लो सॉल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, यानी कि सॉल्युबल होने में भी डिफिकल्टी, परमेबल होने में भी डिफिकल्टी। तो यहाँ पे ये आपको दिखाया गया है एक फ्लो चार्ट के या फिर एक डायग्राम के थ्रू आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल होता क्या है। तो क्लिनिकल ट्रायल जो है एक रिसर्च स्टडी होती है जिसमें हम देखते हैं कोई भी न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कि वो कैसे काम करेगा, ठीक है, कैसे उसके टेस्ट करने हैं, किस टाइप से वो पर्टिकुलर काम करने वाला है ह्यूमन बॉडी पे। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल या तो कोई न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट हो या फिर किसी डिवाइस के बारे में बात करनी हो कि कैसे ये काम करने वाला है, कैसे इसका बेसिक प्रोसीजर रहने वाला है ह्यूमन बॉडी पे। तो जो क्लिनिकल ट्रायल होता है उस पे ह्यूमन बॉडी में हम काम करते हैं, और जो प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं उसमें हम एनिमल्स पे स्टडी करते हैं, ठीक है। बेसिकली रिसर्च स्टडी में जो भी पीपल वॉलंटरीज होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी स्पेसिफिक हेल्थ क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर इसको केयरफुली कंडक्ट किया जाए तो ये सबसे अच्छा यानी कि सेफ और सबसे फास्ट वे होता है किसी भी न्यू ट्रीटमेंट को फाइंड आउट करने के लिए और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि कोविड आया था, तो कोविड के बाद जो हमारी कोरोना वैक्सीन आया था वो क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल दोनों होने के बाद ही आया है। तो या अगर हमें किसी न्यू ड्रग को मतलब लॉन्च करना है और हमें देखना है कि ये ह्यूमन बॉडी पे कैसे काम करेगी, ठीक है, क्या इसका एब्जॉर्प्शन रहेगा, क्या साइट ऑफ एक्शन रहेगा, मैकेनिज्म क्या रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, तो उसके लिए हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं या फिर आप बोल सके कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट हमें क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए स्टडी डिजाइन करनी होती है। अब स्टडी डिजाइन का मतलब है जो हम क्या करेंगे, हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। हाइपोथेसिस का मतलब होता है जैसे मैथ में आपने देखा होगा कि हम बोलते हैं कि माना इसकी वैल्यू x है, तो हम इसमें क्या करते हैं, हाइपोथेसिस करते हैं, सपोज करके चलते हैं। अब इस पर्टिकुलर स्टडी डिजाइन में अगर हमें किसी स्टडी को डिजाइन करना है तो हम देखते हैं कि हम उस स्टडी को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे उसके टेस्ट करेंगे, कैसे उस डाटा को कलेक्ट करेंगे और उस कलेक्टेड डाटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे। मतलब हमें अपना जो भी बेसिक प्रोसीजर है वो सब हम पहले से ही प्री प्लान करके चलेंगे, ठीक है, हाइपोथेसिस। वरना एक्चुअल हम कब करेंगे, जब वो सारी चीजें हमारे हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड इसमें आता है रेंडमाइजेशन। रेंडमाइजेशन यानी कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं क्लिनिकल ट्रायल में उनको रेंडमली असाइन किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में। जैसे कि एक ग्रुप हमारे पास हो गया ट्रीटमेंट ग्रुप और एक ग्रुप हमारे पास हो गया कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। रेंडमाइजेशन हेल्प टू इंश्योर दैट द ग्रुप आर सिमिलर इन टर्म, यानी कि जो रेंडमाइजेशन होता है वो हेल्प करता है ये इंश्योर करने में कि जो हमारे पास दो ग्रुप हैं वो सिमिलर है, ठीक है, टर्म में।
जैसे कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में वो सिमिलर है, जैसे कि एज हो गया, जेंडर हो गया, डिजीज हो गया। तो रेंडमाइजेशन ये हेल्प करते हैं कि हमें मतलब जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सिमिलर सिमिलर मिलते हैं, चाहे वो ट्रीटमेंट में ऐड है चाहे वो कंट्रोल में ऐड है। उसके बाद आता है ब्लाइंडिंग। Blinding refer to whether the participants, researcher and or data analyst are aware to which group a participant has been assigned to। मतलब blinding जो होता है, मतलब जो भी participants हैं और जो भी researchers हैं या जो data analyst हैं, वो इस टाइप से मतलब ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं जिससे कि वो अवेयर रहे और किसी भी पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए, स्टडी रिजल्ट के लिए बायस्ड ना रहे। ठीक है, तो ये जो होता है ये रेंडमाइजेशन होता है, इसमें पहले से कोई प्री प्लान नहीं होता है, जिससे कि जो रिजल्ट आए वो एक्यूरेसी में आए, ना कि कोई बायस्ड फॉर्म में आए। तो ब्लाइंडिंग का वर्ड यूज किया गया है यहाँ पे उन पार्टिसिपेंट्स के लिए, उन रिसर्चर्स के लिए या फिर डाटा एनालिस्ट के लिए जो अपने रिजल्ट में बायस्ड ना हो। नेक्स्ट हमें बात करनी है इसी में ही प्रोसीजर में ही इन्फॉर्म कंसेंट की। इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं या फिर जो मतलब जो क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल को करने से पहले पार्टिसिपेंट्स को एक इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म फिल करना होता है, जिसमें उनकी स्टडी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन की डिटेल्स होती है वो फुलफिल करनी होती है। अबाउट द स्टडी इंक्लूडिंग द रिस्क एंड बेनिफिट्स, इनके बारे में फुलफिल करना होता है। और उसके बाद जो वॉलंटरी है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एग्रीमेंट के फॉर्म फिल करना होता है। मतलब जो ह्यूमंस पे क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो उनके लिए भी एक एग्रीमेंट होता है कि वो अपनी मर्जी से ये सारी चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके बाद फिफ्थ में आता है हमारे पास एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है मेजरेबल आउटकम, यानी कि जो पूरी स्टडी करने के बाद आपका जो भी आउटकम आया है, कितना डिजीज में प्रोग्रेस हुआ जिस पे आप स्टडी कर रहे थे, ट्रायल्स कर रहे थे, डेथ हुई है या फिर ब्लड प्रेशर पे कोई इफेक्ट आया या फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या इफेक्ट है, मतलब जितना भी आउटकम है वो आपका एंड पॉइंट से डिटरमाइन होगा। उसके बाद लास्ट में आता है फेज। अब क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं वो कुछ फेज में कंडक्टेड होते हैं, जैसे फेज फर्स्ट ट्रायल, ठीक है, फेज सेकंड ट्रायल, फेज थर्ड ट्रायल, फेज फोर्थ ट्रायल, यानी कि एक ही ट्रायल में आप उसको कंफर्मेशन नहीं देंगे। तो फेज फर्स्ट ट्रायल में क्या होता है, टेस्ट द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी ऑफ ए न्यू इंटरवेंशन इन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ हेल्दी वॉलंटरीज, यानी कि फेज फर्स्ट में जो होता है वो जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो सेफ्टी और टॉलरेबिलिटी होते हैं। ठीक है, बट स्मॉल ग्रुप में होते हैं, जो हेल्दी वॉलंटरी होते हैं उसका स्मॉल ग्रुप में ये फेज फर्स्ट ट्रायल होता है। फेज सेकेंड ट्रायल्स का जो टेस्ट होता है इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द इंटरवेंशन इन ए लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट, यानी कि जैसे फेज फर्स्ट क्या था, इस थोड़ा ग्रुप था, स्मॉल ग्रुप था, और फेज सेकंड में क्या था, लार्ज ग्रुप होगा पेशेंट्स का। उसके बाद फेज थर्ड में क्या होगा, ट्रायल्स टेस्ट द इफेक्टिवनेस एंड सेफ्टी ऑफ द इंटरवेंशन इज एन इवन लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट एंड कंपेयर द इंटरवेंशन टू स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट और प्लेसिबो, यानी कि जो फेज थर्ड में जो ट्रायल्स होगा उसमें लार्ज ग्रुप होगा पेशेंट्स का और उसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से। ठीक है, प्लेसिबो का मतलब होता है जिसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं होती या फिर उससे। उसके बाद फेज फोर आता है, तो फेज फोर ट्रायल जो कंडक्ट किया जाता है आफ्टर द इंटरवेंशन हैज बीन अप्रूव फॉर यूज इवोलेटेड इट्स लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि फेज फोर ट्रायल जो होता है वो होता है अप्रूव होने के बाद, यूज के लिए अप्रूव होने के बाद, इवोलेट होने के बाद और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के बाद, इफेक्टिवनेस के बाद फेज फोर ट्रायल होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन और न्यू ड्रग एप्लीकेशन के बारे में। तो जो एब्रीविएटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन होता है ये एक टाइप का एप्लीकेशन होता है जब कोई भी जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चर होती है तो वो उसके लिए सबसे पहले FDA का अप्रूव लेना होता है, उसे मार्केट में लाने के लिए, उसको सेल करने के लिए किसी भी जेनरिक वर्जन में। और जब भी आप जेनरिक मेडिसिन लेते हैं तो आपको देखना है कि वो FDA अप्रूव ब्रांड नेम ड्रग हो। ठीक है,
फिर सेकंड इसमें आता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे न्यू ड्रग एप्लीकेशन भी क्या है? एक रेगुलेटरी सबमिशन है जो फार्मास्यूटिकल कंपनी तब फाइल करती हैं जब उन्हें कोई न्यू ड्रग ह्यूमन यूज के लिए मार्केट में लाना होता है। तो किसके लिए अप्रूवल लेती हैं? वो FDA का अप्रूव लेती हैं। तो यानी कि ये भी क्या है? एक एप्लीकेशन है जो बिल्कुल न्यू ड्रग के यूज के लिए होता है कि हमें इस बात की परमिशन दी जाए कि हम इस मेडिसिन को मार्केट में लॉन्च कर सकें और ह्यूमन इसका यूज कर सकें। NDA जो है यानी कि जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है उसमें आपको सारा डाटा, सारा इंफॉर्मेशन देना होता है जो आपने ड्यूरिंग द ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस में कलेक्ट किया होगा, या फिर डाटा इंक्लूडिंग डाटा फ्रॉम प्री क्लिनिकल स्टडी से जो डाटा आया होगा, क्लिनिकल ट्रायल से जो डाटा आया होगा, मैन्युफैक्चरिंग से जो डाटा आया होगा, क्वालिटी कंट्रोल और लेबलिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि सारा का सारा डाटा आपको इसमें कंटेन करना होगा NDA में, न्यू ड्रग एप्लीकेशन में। ठीक है। The NDA serve as a comprehensive documents that approve the FDA with all the necessary information to make a decision or whether to approve the drug for marketing। यानी कि ये जो NDA है ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करता है। ठीक है, FDA को प्रोवाइड करता है और FDA फिर मतलब FDA सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है उनको चेकआउट करके फिर एक डिसीजन लेता है कि ये जो ड्रग है ये मार्केट में अप्रूव होना चाहिए इसे या फिर नहीं। ठीक है। The FDA review the NDA to determine if the drug is safe and effective for its intended use and if the benefits of drug outweigh and risk। जो FDA है वो रिव्यू करता है NDA की यानी कि न्यू ड्रग एप्लीकेशन को और उसके बाद डिटरमाइन करता है कि ये जो पर्टिकुलर ड्रग है ये सेफ है, इफेक्टिव है, इंटेंडेड यूज के लिए है या नहीं, और उसके बाद या फिर ऐसा तो नहीं कि कोई रिस्क ये दे रहा है या फिर आउटवेटेड है वे है। तो ये सारे के सारी चीजें देखने के बाद ही फिर FDA को अप्रूव करता है या फिर रिजेक्ट करता है। तो जो न्यू ड्रग एप्लीकेशन है और एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन है ये उन ड्रग्स के लिए होता है मेनली जो न्यू ड्रग्स होती हैं और हमें मार्केट में लेके आनी है आफ्टर द प्री क्लिनिकल ट्रायल या फिर क्लिनिकल ट्रायल या फिर मैन्युफैक्चरिंग आफ्टर लेबलिंग। तो हमें क्या करना है, अगर हमें मार्केट में लेके आनी है और ह्यूमंस पे हमें यूज करना है तो मेनली उसके लिए आपको FDA का अप्रूव लेना पड़ेगा और उसके लिए आपको न्यू ड्रग एप्लीकेशन का जो भी प्रोसेस होता है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं द गोल ऑफ द NDA आर टू प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू परमिट FDA रिव्यूअर टू रीच द फॉलोइंग की डिसीजन। यानी कि जो NDA का जो गोल होता है मेनली ये होता है कि वो इनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे FDA को जिससे कि वो FDA के जो रिव्यूअर होते हैं वो परमिट कर सके, लेकिन परमिट करने से पहले उनको कुछ फॉलोइंग जो की डिसीजन है वो उनको एक बार देख लेने चाहिए। ठीक है, रिव्यू करने चाहिए। जैसे कि सबसे फर्स्ट तो यही है कि ड्रग जो है वो सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, उसका जो पर्टिकुलर यूज है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और उसका जो बेनिफिट्स हैं तो वो ड्रग ओवरवे और रिस्क से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब ओवरवे और रिस्क यानी कि जो जोखिम है उनसे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद सेकंड, वेदर द ड्रग प्रपोज लेबलिंग, यानी कि प्रॉपर तरीके से जो है वो लेबलिंग है, पैकेज इंसर्टेड है या नहीं है, और इसमें कौन कौन से जो एप्रोप्रिएट इंग्रेडिएंट्स हैं वो कंटेन किए गए हैं ये एक बार देख लेना चाहिए। वेदर द मेथड यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कौन सा मेथड मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे यूज किया गया है। तो ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे जो भी मेथड यूज किया गया है या जो भी कंट्रोल या फिर जो भी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए यूज किया गया है वो सारी चीजें देख लेना चाहिए कि कौन सा क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कौन कौन से मेथड्स यूज हुए हैं और उसकी ड्रग की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए क्या किया गया है, स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया है, क्वालिटी को और प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए एडुकेट मतलब पर्याप्त है या फिर नहीं। तो ये कुछ की फैक्टर्स हैं जो FDA को परमिट करने के से पहले एक बार देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यू ड्रग डेवलपमेंट। न्यू ड्रग डेवलपमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिस्कवरिंग भी होता है, डिजाइन भी होता है, टेस्टिंग भी होता है। कोई भी न्यू मेडिसिन जो स्पेसिफिक डिजीज को ठीक करने के लिए या फिर हेल्थ कंडीशन को ठीक करने के लिए बनाया जाता है। तो ये क्या है, एक लॉन्ग है और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों ही
ही इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, मेनली ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये पोटेंशियल ड्रग टारगेट को आइडेंटिफाई करके और कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करके ये फिर उसके बाद क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है जिसको इसको सुटेबल डिजीज के लिए, सुटेबल ट्रीटमेंट के लिए बनाया जा सके। ठीक है, इसमें क्या होता है, काफी सारी डेफिनेटली सी बात है, काफी सारी प्रोसेस स्टेज होती हैं, जैसे क्लिनिकल हो गया, प्री क्लिनिकल हो गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, रेगुलेटरी अप्रूवल्स हो गए, ठीक है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस हो गए। तो मतलब ये काफी लंबे टाइम तक चलने वाली प्रोसेस है, ऐसा ही नहीं है कि भाई 1 महीने में कोई भी आप न्यू ड्रग डेवलपमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे अभी बताया कि जो न्यू ड्रग डेवलपमेंट है ये जो कॉम्प्लेक्स है और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि बहुत काफी टाइम लगता है इसमें, कभी कभी साल भी लग जाते हैं, बहुत सारे साल लग जाते हैं, या फिर उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है किसी न्यू ड्रग को मार्केट में लाने के लिए। तो मतलब ये भी क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम एक ऐसी ड्रग का डेवलपमेंट करते हैं जो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, और उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्री क्लिनिकल टेस्टिंग किया है, क्लिनिकल ट्रायल क्या किए हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल क्या लिया है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं शेड्यूल वाई की। शेड्यूल वाई में हमने सारे के सारे शेड्यूल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल वाई के बारे में डिटेल स्टडी। अब शेड्यूल वाई जो होता था वो क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए होता था, तो आज इसमें यही हम बात करने वाले हैं। शेड्यूल वाई जो होता है वो पार्ट है एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो कि 1940 में इंडिया में आया था। इस शेड्यूल में क्या होता है, जितना भी क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि जितना भी किसी न्यू ड्रग को डेवलप करने के लिए या किसी मेडिकल डिवाइस को डेवलप करने के लिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, तो उनकी गाइडलाइंस आपको शेड्यूल वाई में प्रॉपर तरीके से मिलेगी। ठीक है, शेड्यूल वाई का जो पर्पस होता था वो यही होता था कि जितने भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स कंडक्ट होते हैं, एक तो वो इथिकल में हो, इथिकल तरीके से हो, और एक वो सेफ मैनर में हो। ठीक है, यानी कि जब भी आप क्लिनिकल ट्रायल करें तो जो भी डाटा ऑब्टेन होता है इन क्लिनिकल ट्रायल से, उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल डाटा जो होना चाहिए वो मतलब सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि गलत आपने निकाल दिया है। ठीक है, कुछ की कंपोनेंट्स हैं शेड्यूल वाई के, जैसे फर्स्ट इसमें आता है क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल प्रोसेस। तो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल वाई जब कोई भी आप क्लिनिकल ट्रायल इंडिया में करते हैं, तो क्लिनिकल ट्रायल को करने से पहले सबसे पहले आपको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप इसको कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि भाई क्लिनिकल ट्रायल्स को करने से पहले हमें किसकी परमिशन लेने की जरूरत होती है, तो किसकी लेने की जरूरत होती है, DCGI की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब भी आप क्लिनिकल ट्रायल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, तो उस एप्लीकेशन में आप वो सब सारी डिटेल को इंक्लूड करेंगे जो भी आपके ड्रग या फिर जो भी डिवाइस आप टेस्ट करने वाले हो उसके बारे में, यानी कि जो भी ड्रग आप डेवलप करने वाले हो या कोई डिवाइस आप डेवलप करने वाले हो, तो जिस पे आप क्लिनिकल ट्रायल करने वाले हो उसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन में फुलफिल करनी होगी। आपको बताना होगा कि इससे क्या बेनिफिट्स होने वाले, किस टाइप से आप करेंगे। जैसे कि स्टडी डिजाइन, तो स्टडी डिजाइन में बता चुकी हूँ हम क्या वो करते हैं स्टडी डिजाइन में। ठीक है, क्वालिफिकेशंस, इन्वेस्टिगेटर जो भी हैं, जो भी इस ट्रायल में कंडक्टेड होंगे, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको बताना होगा। सेकंड इसमें भी आता है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट जो होता था वो क्लिनिकल ट्रायल में भी आता था। तो जो बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन ए क्लिनिकल ट्रायल ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स को पार्टिसिपेट करने से पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म कंसेंट प्रोवाइड कराना होगा। This means that they must be fully informed about the purpose of the trial and potential risk and benefit and any other relevant information that may impact their decision or participants। यानी कि जो भी पार्टिसिपेट्स इन्वॉल्व हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन और वो जो ट्रायल वो करने वाले हैं उनका क्या पर्पज है वो सारी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। क्या पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, वो सारी की सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म में। नेक्स्ट इसमें आता है इथिक्स कमेटी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच क्लिनिकल ट्रायल मस्ट हैव एन इंडिपेंडेंट इथिक
ethics committee that is responsible for reviewing and approving the study design, ensuring that the trial is conducted in an ethical manner and protecting the rights of and welfare of the participant. यानी कि इसमें क्या है कि आपको इथिक्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको जो भी ट्रायल करना है, जो भी आपने इथिक्स कमेटी है वहाँ पे, तो जो भी आपको क्लिनिकल ट्रायल करना है तो सबसे पहले आपको उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा कि भाई हम जो भी ट्रायल करेंगे वो प्रॉपर इथिकल मैनर में, सेफ मैनर में करेंगे, प्रॉपर इथिकल जो परफॉर्मा होता है उसको फुलफिल करेंगे। ठीक है, जो भी पार्टिसिपेंट्स के राइट्स हैं, वेलफेयर्स हैं, उनको ध्यान में रख के उनको प्रोटेक्ट करके ही हम ये क्लिनिकल ट्रायल करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को बेवजह हार्म पहुंचाओ। ठीक है, तो ये सारा का सारा इथिक्स कमेटी में आता है और ये अलग से एक कमेटी होती है जो इन सारी चीजों पे ध्यान रखती है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग लास्ट है। क्लिनिकल ट्रायल मस्ट बी मॉनिटर थ्रू आउट द स्टडी टू इंश्योर दैट दे आर बीइंग कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द अप्रूव स्टडी डिजाइन एंड इथिकल गाइडलाइंस। यानी कि मॉनिटरिंग करना है और रिपोर्टिंग करना है कि जो क्लिनिकल ट्रायल आप मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, या फिर जो स्टडी आप मॉनिटर कर रहे हो, तो इंश्योर कर लीजिए कि उसका जो कंडक्शन मूवमेंट है, यानी कि उसका जो करने का तरीका है, वो एक तो प्रॉपर फिनोमिना में होना चाहिए, पूरा रूल रेगुलेशन के साथ होना चाहिए, इथिकल गाइडलाइंस को प्रॉपर तरीके से फॉलो अप करना होना चाहिए, स्टडी डिजाइन जो आपने बताया था उसी के ही थ्रू आप अप्रूव जिससे लिया था तो वही उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें करें। ठीक है, एनी एडवर्स इवेंट और अदर इश्यू मस्ट बी रिपोर्टेड टू द DCGI एंड द इथिक्स कमेटी इन ए टाइमली मैनर। अगर आपको कोई भी एडवर्स इवेंट या कोई अदर इश्यू दिखता है तो आपको रिपोर्ट करना है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को, और उसके बाद जो इथिक्स कमेटी है उसको भी टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ब्रांड ड्रग वर्सेस जेनरिक ड्रग, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रांड ड्रग क्या होती है या फिर जेनरिक ड्रग क्या होती है या फिर दोनों में क्या डिफरेंसेस है। तो एक टाइप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फीचर्स, एक साइड आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा जेनरिक ड्रग और एक साइड लिख रहा होगा ब्रांड नेम ड्रग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रांड की। अगर आपको ब्रांड ड्रग समझ आ गई तो जेनरिक जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो ब्रांड नेम ड्रग जो भी होती है, जब भी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी कोई न्यू ड्रग बनाती है और न्यू ड्रग बनाने के बाद उसको अपनी कंपनी के थ्रू पेटेंट करा लेती है, ठीक है, या फिर रजिस्टर करा लेती है अपने ट्रेडमार्क से कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो वो किस में आ जाती है, ब्रांड नेम ड्रग में आ जाती है। और कोई भी कंपनी उसको नहीं बना सकती, क्योंकि जिस कंपनी ने पेटेंट कराया होगा वही कंपनी उसको बनाएगी और कोई कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होगी। ठीक है, जितने भी टाइम का पेटेंट है, पेटेंट का टाइम होता है 5 ईयर 10 ईयर, तो जितने भी सपोज कीजिए अगर मैक्सिमम टाइम जो होता है पेटेंट का वो 10 ईयर का होता है, या तो फिर उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, अदरवाइज वो एक्सपायरी हो जाता है। तो 10 ईयर तक अगर कराया है किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने, अपनी किसी न्यू ड्रग का पेटेंट कराया है, 10 साल तक वो बना रहा है, ठीक है, तो वो उसको कोई और कंपनी नहीं बनाएगी। अगर किसी और कंपनी को बनाना है तो फिर वो उस कंपनी से परमिशन लेगी, यानी कि बिना परमिशन के वो नहीं बनाएगी। अगर कोई ऐसा करता है तो ये इलीगल है, ठीक है, उस पर क्लेम किया जा सकता है। तो इस टाइप की जो ड्रग्स होती है उनको बोला जाता है ब्रांड नेम ड्रग, ठीक है, या फिर ब्रांडेड ड्रग भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और इसका जो अप्रूवल मोमेंट होता है से आपका क्या होता है, सेफ्टी ड्रग सेफ्टी पर्पस के लिए या फिर इफेक्टिवनेस के लिए। तो एनिमल ट्रायल्स होते हैं डेफिनेटली, क्लिनिकल ह्यूमन स्टडीज भी इस पे होती हैं। तो जो ब्रांड नेम ड्रग होते हैं उसको हम इनोवेटर ड्रग भी बोल सकते हैं। इनोवेटर का मतलब होता है इनोवेट करना, कि हमने ही इनोवेशन किया है, निर्माण किया और उसके बाद हमने इसमें पेटेंट करा लिया। अब आते हैं जेनरिक पे। तो जेनरिक जस्ट इसका अपोजिट है, ये क्या है, ऑफ पेटेंट है। अब मैंने आपको बताया कि पेटेंट जो होते हैं मैक्सिमम 10 ईयर के लिए होता है, और उस कंपनी ने अगर उसको रिन्यू नहीं कराया तो वो एक्सपायर हो जाएगा। तो 10 साल के बाद जब उसका पेटेंट खत्म हो जाता है तो कोई भी
फार्मास्यूटिकल कंपनी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकती है। ठीक है, सेम स्ट्रेंथ पे करना पड़ेगा, सेम डोज फॉर्म पे करना पड़ेगा और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेम होगा, सेफ्टी सेम होगी, क्वालिटी सेम होगी, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो भी सारे सेम होंगे। ठीक है, इंटेंडेड यूज आफ्टर एक्सपायरिंग भी सारी क्या होगी, सेम होगी। यानी कि होगा सारा सेम ब्रांडेड ड्रग से ही, लेकिन ये ऑफ पेटेंट होती है, इसके पास कोई पेटेंट नहीं होता है जेनरिक के पास, जबकि ब्रांडेड जो ड्रग होती है उनके पास पेटेंट होता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक, उसके बाद पेटेंट की बात की जाए तो पेटेंट इसमें ऑफ पेटेंट होता है जेनरिक में, और ब्रांड में पेटेंट प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ट्रेड नेम की बात की जाए तो मार्केटेड अंडर द जेनरिक नेम ऑफ द ड्रग और मार्केटेड अंडर ए यूनिक प्रॉपर्टी नेम गिवन बाय द कंपनी, क्योंकि उसने पेटेंट कराई है तो वो अपनी मर्जी से अपनी कंपनी का नाम उसमें डलवा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑफ पेटेंट है तो इसको मार्केटेड के अंदर जो भी मेडिसिन का नाम होगा उसी नाम से उसको बनाना होगा। एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ये क्या है, ANDA रिक्वायर्ड है और कहाँ से, US FDA अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन ये क्या है, A फॉर एब्रीब्रेटिव। ठीक है, लेकिन जो ब्रांड ड्रग होती है उनको NDA यानी कि न्यू ड्रग डेवलपमेंट और न्यू ड्रग एप्लीकेशन, ठीक है, रिक्वायर्ड होते हैं और इसको भी US FDA से अप्रूवल लेना पड़ता है। मैन्युफैक्चर्ड बाय, डेफिनेटली सी बात है, मैन्युफैक्चर्ड बाय सेवरल फार्मास्यूटिकल कंपनी आफ्टर पेटेंट एक्सपायरेशन। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप जो जेनरिक ड्रग होती है वो तभी बना सकते हैं जब वो किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो पेटेंट है वो एक्सपायर हो जाए, तभी आप उनकी जो ड्रग है वो आप बना सकते हैं। रिलीवेंट ब्रांड नेम ड्रग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने उसको गायब ही कर दिया ब्रांड नेम को। उसके बाद इसमें जो ब्रांड नेम ड्रग होता है उसमें होता है डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय एन इनोवेटर कंपनी, यानी कि ये अपनी खुद की कंपनी, क्योंकि उन्होंने पेटेंट करा रखा है, उन्होंने डेवलपमेंट भी वहीं किया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग भी वहीं पे किया। एनिमल्स तो नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, यानी कि इसमें एनिमल्स की स्टडी की जरूरत नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये खुद से डेवलप कर रहे हैं, ब्रांडेड नेम जो है वो खुद से उन्होंने डेवलप किया है, तो उनको इसेंशियल होगा, उनको एनिमल स्टडी भी इसेंशियल होगा और उनको क्या है, उनको ह्यूमन स्टडी यानी कि क्लिनिकल स्टडी भी इसेंशियल होगा। देखिए सिंपल सी बात ये आती है समझ में कि एक ड्रग है जो मैंने बनाई और उसके बाद मैंने उसको पेटेंट करा लिया, 10 साल के लिए मैंने पेटेंट कराया, उसके बाद मैंने पेटेंट नहीं कराया, तो क्योंकि मैंने तो सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल कर ही रखे थे और मार्केट में अच्छे से लॉन्च भी हुआ है, तो फिर वो किस में चली जाती है, जेनरिक ड्रग में चली जाती है, जिसमें सारी चीजें सेम होंगी लेकिन पेटेंट नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है कि अगर वो आपकी बनाई हुई मेडिसिन को मैन्युफैक्चर कर रहा है तो आपको नाम नहीं दिया जाएगा, डेफिनेटली सी बात है उसी नाम से वो बिकेगी जो मार्केट में 10 साल से चलती हुई आ रही थी। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे प्राइस की बात की जाए तो जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो थोड़ा चीप कॉस्ट की होंगी, लेकिन जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो थोड़ा कॉस्टली होती हैं, क्योंकि देखिए उसने ट्रायल्स भी किए हैं, उसने मेहनत भी की है, उसने सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सी बात है हाई कॉस्ट होगी, और एक है कि आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है तो डेफिनेटली सी बात है वो उसका जो प्राइस होगा वो कम होगा। अपीयरेंस, कलर, शेप, साइज की अगर बात की जाए तो कभी कभी क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, लुक डिफरेंट फ्रॉम रिलीवेंट ब्रांड नेम ड्रग, मतलब कुछ डिफरेंट हो जाता है। और इसमें जो होता है हमारा ब्रांड में यूनिक लुक एज डिजाइन ड्यूरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, की जैसा उसको चाहिए वैसा वो कर सकता है। उसके बाद नेम वेरिएशंस की बात की जाए तो सेम जेनरिक ड्रग नेम इन एनी कंट्री, यानी कि कोई भी कंट्री हो जेनरिक ड्रग का जो नेम होगा वो सेम होगा, लेकिन ब्रांड की अगर बात की जाए तो सेम और डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। एक्सिपिएंट की बात की जाए तो एक्सिपिएंट सेम भी हो सकते हैं, अल्टर्ड भी हो सकते हैं, बट ऐसे होने चाहिए जो एक्सेप्टेबल हो। ऐसा नहीं है कि आप ह्यूमंस की हेल्थ के साथ खेल रहे हो, क्वालिटी बिल्कुल खत्म कर दी है, तो ऐसा नहीं होगा। उसके बाद यूजेस एक्सेप्टेबल एक्सिपिएंट बाय द इनोवेटर कंपनी ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी कि जब उसने ट्रायल किए होंगे, ठीक है, ड्रग डेवलपमेंट के टाइम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, तो जो भी एक्सिपिएंट्स उसने डाले उसको वही यूज करने हैं।
उसके बाद एबिलिटी आफ्टर एक्सपायरेशन ऑफ पेटेंट, डेफिनेटली सी बात है अगर वो जेनरिक बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसको एक्सपायरेशन तक वेट करना पड़ेगा। और ब्रांड की बात की जाए तो फ्रॉम प्रोडक्ट लॉन्च आफ्टर प्रूविंग द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस, यानी कि जब भी सारे ट्रायल्स हो जाएं और वो प्रूफ कर दे कि ये डेफिनेटली जो प्रोडक्ट है ये ह्यूमन की सेफ्टी और हेल्थ के लिए अच्छा है, तब आप उसको लॉन्च कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, जैसे कि पैरासीटामोल टैबलेट जो होता है वो आपका जेनरिक में आता है, और यहाँ पे कुछ आपके टैबलेट के नाम दिए गए हैं जो आपका ब्रांडेड में आते हैं, जैसे टाइलेनॉल हो गया, पैरा नैपा हो गया, तो ये सब किस में आते हैं, आपका ब्रांडेड में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट। ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट या फिर ट्रेड नेम जो है वो एक ऐसी टर्म है जिसमें आप कोई भी मतलब अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसमें आप अपने कंपनी या कोई आप अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हैं, जिससे कि आपके थ्रू जो प्रोडक्ट आया है, जो ड्रग आई है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कंपनी का या फिर आपके बिजनेस का आइडेंटिफाई करना ईजी हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपने प्रोडक्ट में अपने ट्रेड का यानी कि अपने व्यापार का या बिजनेस का या कंपनी का कोई लोगो या नाम डाल देते हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी हो। तो इसको कभी कभी हम बिजनेस नेम्स या फिर डूइंग बिजनेस एज यानी कि डीबीए नेम से भी रेफर कर सकते हैं। उसके बाद ट्रेड नेम को आप रजिस्टर भी करवा सकते हो गवर्नमेंट के थ्रू। उससे क्या होता है कि उससे कोई और इसको यूज नहीं कर सकता है, इस सेम इंडस्ट्री में कोई और यूज नहीं कर सकता है, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। बट ये हमेशा जरूरी नहीं है, मतलब कोई आपका कंपल्सरी नहीं है कि आपको मतलब ये कराना ही कराना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आता है जो मेनली क्या होता है कि ये जो ट्रेड नेम है इसका जो यूज किया जाता है वो बिजनेस और कंपनी को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ड्रग्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो आपकी कंपनी या आपके बिजनेस का कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा इजी हो जा सकता होता है। ये मेनली क्या हो सकता है, रजिस्टर्ड भी हो सकता है और अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, मतलब कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कराना ही कराना है। और इसमें जो मेनली होता है वो या तो कंपनी का नेम होगा या फिर बिजनेस का नेम होगा, जिससे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाए। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडमार्क भी यूज करते हैं जो लीगल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जैसे कोई सिंबल हो गया उसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, या फिर कोई वर्ड हो गया। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो अपना कोई ना कोई ट्रेडमार्क आप जरूर रखवाते हैं जो किसी और का ना हो। तो ये भी क्या है कि ये भी कहीं ना कहीं पर्टिकुलर ब्रांड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है कि कोई और इसको यूज ना करे। तो जो ट्रेड नेम कॉन्सेप्ट है, डेफिनेटली सी बात है, बिजनेस के लिए या कंपनी के लिए डेफिनेटली यूजफुल है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पेटेंट लॉ। ठीक है, तो पेटेंट क्या होता है, जब भी हम कोई न्यू डेवलपमेंट करते हैं तो उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराने के लिए हम उसे पेटेंट करा लेते हैं, जिसकी वजह से कोई और उसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करता है तो उस पर क्लेम किया जा सकता है, तो उसी लिए क्या था, पेटेंट लॉ था। पेटेंट लॉ जो है उसमें अमेंडमेंट होते रहे रिपीटेडली, जैसे 1999 में हुआ, 2002 में हुआ, 2005 में हुआ, 6 में हुआ। ठीक है, जैसे जैसे पेटेंट एक्ट में ट्रिप्स कंप्लायंस आती रही, रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, वैसे वैसे अमेंडमेंट होते रहे। ट्रिप्स क्या है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं ये हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे। तो मेनली जो मेजर अमेंडमेंट हुआ था पेटेंट एक्ट में वो हुआ था 2005 में। उसके बाद जो है ये जो पर्टिकुलर पेटेंट है वो एक्सटेंड होता गया, और ये सभी फील्ड में होता है, चाहे वो फूड रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, चाहे ड्रग्स है, चाहे केमिकल है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद इसी रूल के अंदर जो पेटेंट एक्ट में अमेंडमेंट हुआ वो 2012 में हुआ, 13 में हुआ और फिर उसके बाद 14 में हुआ। कुछ साइलेंट फीचर यहाँ पे मेंशन है पेटेंट के लिए, जो 2005 में अमेंडमेंट हुआ था उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स पेटेंट से रिलेटेड। एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट प्रोटेक्शन टू प्रोड्यूस इन सेक्टर ऑफ ड्रग फूड एंड केमिकल, यानी कि जो पेटेंट होता है वो कहीं ना कहीं मतलब प्रोडक्ट्स को की प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि कोई उसको और यूज नहीं कर सकता है, और ये सभी सेक्टर्स में इंक्लूड है, जैसे कि ड्रग, फूड और केमिकल।
टर्म फॉर प्रोटेक्शन फॉर ऑफ प्रोडक्ट पेटेंट शैल बी 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स के लिए ये वैलिड होता है। अगर आप पेटेंट कराते हैं 20 ईयर्स के लिए तो वो 20 ईयर्स तक उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। अगर करते तो आप क्लेम कर सकते हो, और उसके बाद अगर आप आगे प्रोसीड कराना चाहते हो तो आप रिन्यूअल करा सकते हो। तो 20 ईयर्स के लिए ये होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें पर्टिकुलर बेसिक इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि जिन सिटीज में, जिन कंट्रीज में इनसफिशिएंट या कोई मतलब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं होती है, तो उन्हें दवाओं की मतलब उन्हें जो मेडिसिन के एक्सपोर्ट के लिए जो लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं वो उसमें भी इम्पोर्ट लाइसेंस में भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है बाय नोटिफिकेशन। और अगर मतलब नोटिफिकेशन के थ्रू कर सकता है, बस ये बात होना चाहिए कि जो अनिवार्य लाइसेंस है वो उनको उनके पास होना चाहिए। तो अगर आप पेटेंट करा के कोई अदर मेडिसिन मतलब मेडिसिन को कोई अदर कंट्री में भी आप सेंड कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, अलाउ है। बस होना चाहिए कि उनके पास वहाँ पे वो क्या बोलते हैं लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद दोहा डिक्लेरेशन एंड ट्रिप्स एंड पब्लिक हेल्थ। तो बेसिक ये भी क्या है, पेटेंट में ही आता है। सेक्शन 3D रिगार्डिंग पेटेनेबिलिटी, यानी कि सेक्शन 3D के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो जैसे सपोज कीजिए आपने कोई इनोवेशन क्रिएट किया है, आपने कोई ऐसा डेवलपमेंट किया है जो पहले कभी नहीं हुआ है, तो आपके माइंड ने अगर वो डेवलप किया है तो डेफिनेटली वो आपकी प्रॉपर्टी है। तो हम उसे क्या करा लेते हैं, पेटेंट करा लेते हैं, ठीक है। तो उसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। तो उसी के बारे में हमें बात करना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मींस प्रोवाइडिंग प्रॉपर्टी राइट्स थ्रू पेटेंट, यानी कि पेटेंट के थ्रू जो हमें राइट्स मिलता है कि वो सिर्फ हमारा है और उसको कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जिसको आप कॉपी राइट्स भी बोल सकते हैं या फिर ट्रेडमार्क भी बोल सकते हैं। कॉपी राइट और ट्रेडमार्क में फर्क होता है, नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या कॉपी राइट्स होता है, क्या ट्रेडमार्क होता है। Holders of intellectual property rights have a monopoly on these uses of property or items over a specific time period, यानी कि जो होल्डर होता है, जो ओनर होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो उसके पास एक अथॉरिटी आ जाती है कि वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए उस आइटम्स को एज ए ऑन प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, ठीक है, कोई अदर उसको यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो स्टार्ट हुआ था यूज, वो 19th सेंचुरी में होना स्टार्ट किया था। ओनली इन द 20th सेंचुरी डिड इट बिकम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम, यानी कि अब ये जाके कहीं ना कहीं पूरे देश का लीगल सिस्टम का पार्ट हो गया है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की अगर मैं बात करूँ तो 4 टाइप का लिस्ट होता है। पेटेंट, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, जब भी कोई इन्वेंशन होता है, आइडिया होता है या कोई प्रोसेस होता है, तो उसको अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप उसको पेटेंट करा सकते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू करा सकते हैं। अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो रिन्यूअल फीस आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रांटेड होता है, पब्लिश्ड होता है, ठीक है। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो आपका अप्रूव पेटेंट हो जाता है, ठीक। नो मोर अबाउट पेटेंट एक्ट इन इंडिया, यानी कि क्योंकि हम पढ़ ही चुके हैं पेटेंट एक्ट इंडिया में क्या क्या होता है, ठीक है। कॉपीराइट्स का मतलब होता है कोई आइडियाज, कोई एग्जाम्पल या फिर कोई रिटर्न वर्क, म्यूजिक, आर्ट, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट फॉर्म फिल किया होता है। ट्रेडमार्क, कोई सिंबल्स या कोई कलर या कोई साउंड या कोई डिजाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क्स यूज करते हैं। ट्रेड सीक्रेट, कोई स्ट्रैटेजीज, कोई सिस्टम, कोई फॉर्मूला या कोई अदर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो कॉन्फिडेंशियल है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ट्रेड सीक्रेट यूज करते हैं। जैसे कि जितनी भी मोबाइल फोन्स कंपनी होती है तो उनकी कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज होती है कि वो अपनी जो भी डेवलपमेंट पॉलिसीज है वो किसी अदर कंपनीज को नहीं बताते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको क्या बोला जाता है, ट्रेड सीक्रेट बोला जाता है, जिसको जो ट्रेड सीक्रेट में इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जिसको हम EUA भी बोलते हैं, ठीक है। तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन क्या है, एक टाइप की अथॉरिटी है
ये तब लागू किया जाता है जब कोई हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई भी इमरजेंसी आती है और हमारे पास, या फिर कोई सडनली डिजीज आती है, जैसे कोविड-19 एकदम से आ गया था, तो और हमारे पास उसके लिए कोई सॉलिड सुटेबल कोई प्रोडक्ट, कोई ड्रग या कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं है, तो क्या है कि इमरजेंसी में ये ऑथराइजेशंस जो होता है वो अथॉरिटी देता है, जिसमें एफडीए जो होता है वो उन वैक्सीन या उन ड्रग्स को देना शुरू कर देता है जिनका एफडीए अप्रूव नहीं हुआ है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है और आपको भी पता है कि एक न्यू ड्रग को लॉन्च करने में कम से कम सालों भर लग जाते हैं, पहले प्री क्लिनिकल टेस्ट होता है, फिर ट्रायल्स होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, तो कई फेसेस होते हैं जिसमें न्यू डेवलपमेंट किसी भी ड्रग का करने में टाइम पीरियड लगता है। बट कोई इमरजेंसी कंडीशंस है हेल्थ से रिलेटेड, अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशंस है तो उसमें क्या होता है, उसमें वो मेडिसिन दी जाती हैं जो कहीं ना कहीं अनअप्रूव भी हो सकती हैं एफडीए से रिलेटेड। और दूसरी बात उसमें मेनली क्या है कि उनका हो सकता है कि उनका जो सेफ्टी पर्पस है वो वैलिड इंफॉर्मेशन से ना हो, अननोन हो, तो उस टाइप की मेडिसिन को हम जब लागू करते हैं पेशेंट्स को देने के लिए, पब्लिक को देने के लिए, तो उसको बोला जाता है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ठीक है, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अथॉरिटी अलाउ एफडीए to help the strengthen the nation public health protection against chemical, biological, radiological and nuclear threat इंक्लूडिंग इन्फेक्शन डिजीज। क्योंकि कोई केमिकल्स अगर एकदम से एक्ट कर देता है, या कोई बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या कोई न्यूक्लियर कंडीशंस हो जाता है, या कोई इन्फेक्शस डिजीज हो जाती है इमरजेंसी में, तो फिर एफडीए को ये जो अथॉरिटी है इसको अलाउ करना पड़ता है बाय फैसिलिटेटिंग द एबिलिटी एंड यूज द मेडिकल काउंटर मेजर नीड्स ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। तो कहीं ना कहीं इस फैसिलिटीज को उसको अवेलेबल कराना होता है। मेनली होता क्या है कि ये जो EUA है यानी कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अलाउ द एफडीए टू ऑथराइज द यूज ऑफ अनअप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है किसी भी मेडिकल प्रोडक्ट को अप्रूव होने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास इमरजेंसी कंडीशन है और हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अभी मैं एक एग्जांपल भी आपको दूंगी। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि एफडीए उसको क्या कर देता है, जो अनअप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट होता है तो उनको अलाउ कर देता है किसी भी पर्सन को पब्लिक में देने के लिए, क्योंकि वो होता है ना कि जब हमारे पास कोई लास्ट ऑप्शन नहीं बचता है तो मतलब होता है कि हाथ पे हाथ रखने से अच्छा एक लास्ट चांस हम कर ले, तो ये इमरजेंसी कंडीशन में सिर्फ होता है। ठीक है, और द यूज ऑफ अप्रूव मेडिकल प्रोडक्ट फॉर एन अनअप्रूव पर्पस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, जो मैंने अभी आपको बताया, दिस ऑथराइजेशन इज ग्रांटेड व्हेन द एफडीए डिटरमाइन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट overweigh its known and potential risk and that there are no adequate approved available alternative of the product for the intended use। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर हमारे पास कोई अदर सेकंड ऑप्शन नहीं है और कोई इमरजेंसी कंडीशंस हैं, जैसे कि कोई न्यूक्लियर अटैक हुआ है, कोई इन्फेक्शस डिजीज हुई है, या कोई वायरस एकदम से कंटामिनेट किया है लोगों को, तो उस कंडीशंस में एफडीए को इतना टाइम नहीं होता है कि वो पूरा पहले प्रोसेस करे, पूरे फेसेस को पहले अलाउ करे, उसके बाद कोई मेडिकल प्रोडक्ट को अप्रूव करे। तो उस कंडीशन में हम सेफ्टी या अप्रूवल नहीं देखेंगे। EUA जो है वो अलाउ करता है एफडीए को कि वो ऑथोराइज्ड करे उन मेडिकल प्रोडक्ट्स को। EUA कैन बी ग्रांटेड फॉर ए वेराइटी ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग ड्रग भी हो सकता है, वैक्सीन भी हो सकता है, कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है, या फिर कुछ अदर भी हो सकता है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड जो इमरजेंसी कंडीशंस हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक EUA has been used extensively to accelerate the development and distribution of COVID-19 vaccine treatment and diagnostic test। तो जब कोविड-19 आया था तो एक कंपनी का नाम है फ्रीजर, तो उसने बोला था कि आप ये वाली वैक्सीन मैंने बनाई है, आप इसको यूज़ कीजिए और डेफिनेटली आपको इसमें रिलीफ मिलेगा। तो एफडीए ने उसको, EUA ने क्या किया, उसको अलाउ किया और फिर वो लोगों
को दी गई। फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड होता गया, ट्रायल्स होते गए, तो कोविड-19 के लिए वैक्सीन आती गई। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है कि जब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई मेडिसिन से नहीं थी, तो हमने उसको ट्रायल के बेस्ड काम किया। तो अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हेल्थ से रिलेटेड होती है तो EUA के पास अथॉरिटी इतना होता है कि वो FDA के थ्रू उस अनअप्रूव मेडिसिन के अनअप्रूव वैक्सीन को वो लोगों में क्या करे, डिस्ट्रीब्यूट करे। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन BCS सिस्टम एंड क्लासिफाइड देम। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास होता है राइट ए डिटेल नोट्स ऑन क्लिनिकल ट्रायल। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एक्सप्लेन द फेजेस इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है व्हाट इज ANDA और NDA। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन जेनरिक और ब्रांडेड ड्रग, नेम ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है व्हाट इज इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है राइट ए नोट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो सबसे पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद इनको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 की, जिसमें हमें बात करना है ब्लड बैंक की बेसिक रिक्वायरमेंट्स और फंक्शंस के बारे में। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.